हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक किसान टिकाली बरानी चंदौली। आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जैव विकास के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैव विकास क्या होता है? आज के जो विकसित जीव हैं पहले से उपस्थित जीवों से क्रमिक परिवर्तन के दौरान बने हुए हैं, अर्थात पहले के उपस्थित जीवों में क्रमिक परिवर्तन हुए। क्रमिक परिवर्तन के दौरान आज के विकसित जीव का निर्माण हुआ। इसी को बोलते हैं जैव विकास। जीवों का विकास हुआ है। इसके लिए समय समय पे अनेक वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। आइए हम उन्हीं सिद्धांतों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है जैव विकास के नाम पे, वो है लैमार्कवाद। क्या है लैमार्कवाद? किसने प्रस्तुत किया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक, जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जो लैमार्क के नाम से फेमस है। इसीलिए इस सिद्धांत को, जैव विकास के पहले सिद्धांत को हम लोग क्या बोले? लैमार्क के नाम पे ही क्या बोले? लैमार्कवाद बोले। इनका क्या सिद्धांत था? इन्होंने अपने सिद्धांत को 1809 में प्रस्तुत किया। इनके हिसाब से उपार्जित लक्षणों की वंशागति ही इनका क्या है? सिद्धांत है। इनके हिसाब से जीवन के दौरान कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं जो उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। यदि इन्हीं लक्षणों की वंशागति होती है तो नए जीव का निर्माण होता है। यही इनके सिद्धांत का मोटो था। अब देखते हैं किस पुस्तक में इन्होंने अपना वर्णन किया था। फिलॉसफी जूलॉजी की पुस्तक थी, उसी में इन्होंने क्या हुआ था? अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। आइए देखते हैं कौन कौन सा तथ्य था। नंबर 1 था तथ्य आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। लैमार्क के अनुसार जीवों के अंगों में क्या होता है? बहुत तेजी से वृद्धि होती है। नंबर 2 है वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण क्या करता है? जीवों के अंगों पे, रहन सहन पे, शारीरिक संरचनाओं पे सीधा प्रभाव डालता है। सीधा प्रभाव के सापेक्ष में जीव क्या करते हैं? अपने अंदर कुछ बदलाव लाते हैं। तीसरा है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। वातावरण का जब सीधा प्रभाव शारीरिक रचना, इनके लिविंग स्टाइल, हैबिटेट पे पड़ता है तो जीव क्या करते हैं? उसके सापेक्ष में, उस परिवर्तन के सापेक्ष में अपने शरीर के अंगों के अंदर कुछ बदलाव लाते हैं। इस बदलाव के दौरान कुछ अंगों का ये ज्यादा प्रयोग करते हैं और कुछ अंगों का कम प्रयोग करते हैं। अंगों का ज्यादा प्रयोग करने से कुछ अंग ज्यादा विकसित हो गए, अंगों का कम प्रयोग करने से कुछ अंग क्या हो गए? कम विकसित हो गए, अर्थात वे नष्ट हो गए या अवशेषी हो गए। फोर्थ है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। वातावरण के सापेक्ष में जो अंगों का ज्यादा उपयोग किए या अंगों का कम उपयोग किए, उस दौरान कुछ विभिन्नताएं आई। उन्हीं विभिन्नताओं को लैमार्क ने क्या कहा? उपार्जित लक्षण। क्या? चाहे अंगों के प्रयोग से वो विभिन्नताएं आई, बदलाव आया, चाहे अनुप्रयोग से। तो जो लक्षण प्रतीत हुए उसी को बोलते हैं उपार्जित लक्षण। अब ये उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, कई पीढ़ियों तक जाते जाते वह अस्थायी गुण बन जाते हैं, तो एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती जो पहले की जाति से क्या होती है? भिन्न होती। अर्थात लैमार्क के हिसाब से क्या थे? अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग से क्या हुए? उपार्जित लक्षण डेवलप हुए। यही उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुए तो नए जीव का निर्माण हुआ। इस तरह हमने आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति को डिटेल में देखा, वातावरण का सीधा प्रभाव देखा, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग देखा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति देखी। आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं।
उन्होंने उस समय एक सर्प का उदाहरण लिया, स्नेक और जिराफ। उनके हिसाब से जो पहले के सर्प थे वो पैर वाले हुआ करते थे। क्या हुआ थे? पैर युक्त हुआ करते थे, अर्थात उनके अंदर टांगे हुआ करती थी। उस समय झाड़ियों में, बिलों में घुसते समय उनको कुछ दिक्कत महसूस होते थे, इसीलिए वो अपने पैरों का क्या करते थे? सिकुड़ करके आगे झाड़ियों में या बिलों में जाते थे। अर्थात धीरे धीरे वे अपने पैरों का उपयोग कम कर दिए। इन्हीं पैरों के उपयोग न करने की वजह से धीरे धीरे पैर क्या हो गए? विलुप्त हो गए और आज के बिना पैर वाले सर्प विकसित हुए। यहाँ किसका एग्जाम्पल है? अंगों के अनुप्रयोग का एग्जाम्पल है कि सांप ने क्या किया? अपने अंग का प्रयोग नहीं किया, तो आज के बिना पैर वाले सांप विकसित। नंबर 2, उन्होंने जिराफ लिया। अफ्रीका के जिराफ को इन्होंने लिया। ब्लैमार्क के अनुसार अफ्रीका के जंगलों में गधे के आकार के जिराफ हुआ करते थे, जिनकी आगे की जो टांगे थी छोटी थी और गर्दन क्या था? छोटी। उनके हिसाब से उस समय क्या अकाल पड़ा, कुछ परिवर्तन हुआ वातावरण में, तो नीचे की जो घास थी वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। जिन घासों को गधे के आकार के जिराफ खाते थे, अपना जीवन यापन करते थे, बदलाव हुआ, नीचे घास क्या हो गए? समाप्त हो गए। लेकिन वृक्ष, जो बड़े बड़े पेड़ थे, वो पड़े रह गए। अब ये जो छोटे गधे के आकार के जो जिराफ थे, उचक करके अपने आगे के पैरों को उठा करके, गर्दन को और उठा करके क्या पत्तियों को खाने की कोशिश करने लगे। इस बदलाव के दौरान उन्होंने अपने अंगों का, अर्थात गर्दन का ज्यादा उपयोग किया, आगे वाली टांग का ज्यादा उपयोग किया, जो आगे चल करके इन जिराफों के लिए क्या बन गया? उपार्जित लक्षण। और ये लक्षण वंशागत होते होते आज के जिराफ बने। लैमार्क के हिसाब से जो आज के जिराफ हैं, उन्हीं गधों जैसे जिराफों से विकसित हुए हैं। आज के जिराफों में जो क्या है? आगे के जो पैर है वो लंबे हैं और गर्दन क्या है? लंबी है। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? अंगों के प्रयोग का। लेकिन ये जो मत था आगे जाकर बहुत प्रचलित नहीं हुआ, क्योंकि इनके हिसाब से, लैमार्क के हिसाब से क्या था? कायिक कोशिकाओं में, दैहिक कोशिकाओं में जो परिवर्तन के दौरान उपार्जित लक्षण बनते हैं, उनके वंशागत से नए जीव का निर्माण होता है। इस बात को काटने के लिए कहा गया कि क्या पहलवान का बेटा पहलवान नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? कि पहलवान अपने कायिक कोशिकाओं में जीवन के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान अपने शरीर के गुणों को अर्जित किया है, और वो वंशागत के द्वारा वो गुण नहीं जाते हैं। अर्थात जरूरी नहीं है कि पहलवान का बेटा पहलवान हो, क्योंकि होगा तब जब वो जीवन के दौरान फिर अपने पिता ही जैसा एक्सरसाइज करेगा, तब जाकर के क्या होगा? पहलवान बन सकता है। और जो भारतीय नारियां हैं, बहुत सदियों से अपने कान नाक छिदाते आई हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि छिद्र युक्त कान या छिद्र नाक वाली कोई स्त्री या बच्ची का जन्म हुआ। उस दौरान एक बीजमैन साइंटिस्ट थे। कौन थे? बीजमैन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1942 में लैमार्कवाद को क्या विरोध किया, आलोचना की। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। क्या है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाई। इनके हिसाब से दैहिक कोशिका में जो उपार्जित लक्षण होते हैं वे वंशागत नहीं होते, अर्थात जनकों से उनके बच्चों में वो जाते नहीं हैं। इनके हिसाब से जो बदलाव, जो परिवर्तन, जो विभिन्नताएं जनन कोशिकाओं में होंगी, वही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होंगे। इस बात से यह सिद्ध होता है कि जो नए जीव बने होंगे वो क्या हो गए? कायिक कोशिकाओं में परिवर्तन के दौरान, कुछ भिन्नता के दौरान बने होंगे। तो बीजमैन ने अपने प्रयोग को चूहे पे किया। उन्होंने 20 से लेकर के 40 पीढ़ियों तक उन्होंने क्या किया? चूहे की पूंछ काटी। मतलब जनक थे, उनकी पूंछ काट दिए, उनसे होने वाले बच्चों में हुए तो उनकी पूंछ काट दी, उनसे बच्चे होने वाले उनकी पूंछ, कई पीढ़ियों तक पूंछ को काटा। तो कभी इन्होंने नहीं देखा कि बिना पूंछ वाले चूहे उत्पन्न हुए होंगे।
क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो परिवर्तन हम कर रहे थे वो हम लोग दैहिक या कायिक कोशिका में कर रहे थे, उनके जनन कोशिकाओं में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं था। इसलिए क्या हुआ, ये वंशागत नहीं होते हैं। इस बात से बीजमैन ने उनको क्रिटिसाइज किया, काटा। अब हम देखते हैं क्या दूसरा जो जैव विकास के सिद्धांत थे वो डार्विनवाद। ब्रिटेन के प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया जैव विकास का, जिसका नाम रखा गया इन्हीं के नाम पे डार्विनवाद। इनका सिद्धांत क्या था? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास या प्राकृतिक चयन द्वारा जीव जंतुओं की उत्पत्ति, जीव जातियों की उत्पत्ति। मतलब नेचर क्या करेगा, अच्छे कैरेक्टर वाले जीवों को चुनेगा और उसकी वंशागत के द्वारा नए जीव बनेंगे। अर्थात प्राकृतिक वर्ण से ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। इनका सिद्धांत था किसका? डार्विन का सिद्धांत। पुस्तक क्या थे? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये बहुत से वैज्ञानिकों के विचारों से भी सहमत थे, प्रभावित थे। जैसे कि आपके थे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत से प्रभावित थे। हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था योग्यतम की उत्तरदायिता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इस सिद्धांत पे वो क्या थे? प्रभावित थे। और अल्फ्रेड वैलेस थे, जैव विकास के कुछ सिद्धांत दिए थे, उनसे ये प्रभावित थे। इन तीनों साइंटिस्टों से डार्विन क्या थे? प्रभावित थे। इनके अध्ययनों को स्टडी करने के बाद ही उन्होंने क्या किया था? डार्विनवाद दिया था। इनके कौन कौन से तथ्य है? जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर मात्रा, प्रचुर क्षमता होती है, मात्रा नहीं, प्रचुर क्षमता होती है। डार्विन के अनुसार जितने भी जीव होते हैं लैंगिक जनन के दौरान या जनन के दौरान अपार मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में अपने जीवों को, अपने संतति को उत्पन्न करते हैं। ये उनकी क्षमता होती है। नंबर 2, हाँ क्षमता तो होती है, लेकिन भाई वहां पे क्या है? आवास सीमित है, भोजन पानी सीमित है। जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन आवास में, भोजन में, पानी में क्या सीमित है, क्योंकि वो एक निश्चित जनसंख्या के लिए बना है। नंबर 2 आता है जीवन संघर्ष। फिर से वही बात कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता तो है, लेकिन आवास और भोजन पानी क्या है? सीमित है। इसके लिए जीवों में क्या होता है? आपस में उनको पाने के लिए क्या होते हैं? कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं। इसी को जीवन के संघर्ष कहते हैं या जीवन संघर्ष कहते हैं। 3 तरह के जीवन संघर्ष है, अंतरजातीय, अंतरजातीय, पर्यावरणीय। अंतरजाति माने जब जीवन संघर्ष क्या होगा? एक ही जाति के सदस्यों में होगा, तो उस तरह के जीवन संघर्ष को बोलते हैं क्या? अंतरजातीय जीवन संघर्ष का, एक ही जाति के सदस्य। नंबर 2 अंतरजाति, विभिन्न जाति के सदस्यों में यदि जीवन संघर्ष की प्रक्रिया होती है, पानी के लिए, आवास के लिए, भोजन के लिए, तो उस तरह के जीवन संघर्ष को हम बोलते हैं अंतरजातीय जीवन संघर्ष। अगला पर्यावरणीय संघर्ष। सूखा है, बाढ़ है, भूकंप है, ताप है, बहुत तेज वायु है और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं? जीवन भर क्या करते हैं? संघर्ष करते रहते। पहला पॉइंट क्या था? जीवों में संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है। आवास, भोजन कम होने की वजह से जीवों में क्या होता है? जीवन संघर्ष होता। थर्ड है विभिन्नताएं एवं उनकी वंशागति। विभिन्नताएं और उनकी वंशागति। लैंगिक जनन या जनन के दौरान जीवों में क्या होती है? विभिन्नताएं होती हैं। कुछ विभिन्नताएं अच्छी होती हैं, कुछ विभिन्नताएं खराब होती हैं। जो विभिन्नताएं वातावरण के अनुकूल होती हैं वो जीवों को जिंदा रखने में मदद करती हैं। जो विभिन्नताएं वातावरण के लिए अनुकूल नहीं होती हैं वो जीवों को क्या करती हैं? आगे जीने नहीं देती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि अनुकूल लक्षण ही क्या होते हैं? वंशागत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और संतानों में वो गुण पहुंचता है। क्या है गुणों में? कि वातावरण में
झेलने की उनकी क्षमता होती है, क्योंकि वो प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में क्या होते हैं, अपने को ढाल लेते हैं और उनके अंदर अच्छे विभिन्नताएं आ जाती हैं। लैंगिक जन्म के दौरान वो विभिन्नताओं से क्या होते हैं, वातावरण में जितने भी प्रतिकूल परिस्थिति उसको झेलने के योग्य सक्षम हो जाते। अब है आखिरी योग्यतम की उत्तर जीविता। इस जीवन संघर्ष के दौरान वही जीव जीवित रहते हैं जो वातावरण के प्रति अपने को क्या है, बदल लिए हैं, वातावरण के प्रति उनके अंदर अच्छे अनुकूलन है, तो ऐसे जीव क्या होते हैं, जीवित रह जाते हैं। इसको हर्बर्ट स्पेंसर ने इस गुण को क्या बोला, योग्यतम की उत्तर जीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो योग्य है वही आगे जीवित रहेगा। योग्य मतलब जिनके अंदर जो परिवर्तन है वातावरण के अनुकूल है, तो वो क्या होंगे, जीवित रहेंगे। जिनके अंदर नहीं है वो जीवित नहीं होंगे। इसी बात को डार्विन ने क्या कहा था, प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन किया था कि नेचर क्या करती है, उन्हीं जीवों को सेलेक्ट करती हैं जिनके अंदर अनुकूल विभिन्नताएं, अच्छी विभिन्नताएं होती हैं, जो वातावरण के संघर्ष को झेल सकती हैं। उन्हीं का नेचर क्या सिलेक्शन करती है। जो झेल नहीं पाते नेचर उनका सिलेक्शन नहीं करती। और अंत में एक जाति की उत्पत्ति, जो सफल विभिन्नताएं होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जाते 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 ऐसे जीव का निर्माण करती हैं जो पुराने जीव से क्या होगी, अलग होती हैं। इस तरह हम देखेंगे क्या, नए जीव की उत्पत्ति हो जाती। हम कहना चाहते योग्यतम की उत्तर जीविता। जो योग्य है वही क्या है, जीवित रहेंगे। मान लीजिए अचानक बाढ़ आ जाए, कोई एरिया पर्टिकुलर वहां अचानक बाढ़ आ जाए, तो कौन जीवित रहेंगे, जिनको तैरना आता है, क्योंकि वो अपने के अंदर क्या है, तैरने के गुण को डेवलप कर चुके हैं। वातावरण के परिवर्तन के सापेक्ष वो क्या हो जाएंगे, जीवित रह जाएंगे, बच जाएंगे। जिनको तैरना नहीं आएगा वो क्या हो जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, क्योंकि उनमें अंदर एक विशेष गुण है तैरना। इसी तरह कुछ वातावरणीय ताप बढ़ता है तो वही जीव बचते हैं जो क्या उनके सापेक्ष में ढाले हुए। जैसे थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है, वो अत्यधिक ताप पे क्या है, अपने को अनुकूलित कर लिया है। कितना भी ताप रहेगा वो जीवित रहेगा, जहां सामान्य जीव जीवित नहीं रहते। इस तरह योग्यतम की उत्तर जीविता ही आगे नए जीव का विकास करती। आइए उदाहरण देखा जाए। डार्विन के अनुसार देखिए, यहाँ डार्विन के अनुसार भी हम इसको लेके चलेंगे और लैमार्क के अनुसार भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। लैमार्क के अनुसार क्या था, अफ्रीका के जंगलों में केवल गधे के जैसे छोटे पैर वाले और छोटे गर्दन वाले आपके क्या थे, जिराफ हुआ करते थे। लैमार्क के अनुसार अफ्रीका के जंगलों में क्या है, गधे के जैसे जिराफ हुआ करते, जिनके पैर आगे के छोटे थे, गर्दन क्या थी, छोटी थी। लेकिन डार्विन के अनुसार क्या थे, दोनों तरह के जिराफ थे, छोटी गर्दन वाले और छोटे पैर वाले, तथा बड़े गर्दन और बड़े पैर वाले जिराफ, मतलब दोनों तरह के जिराफ थे। जो आज के जिराफ पाए जाते वैसे जिराफ, और लैमार्क के अनुसार जो गधे जैसे जिराफ थे वो भी जिराफ थे। तो लैमार्क के अनुसार डार्विन के अनुसार क्या, वातावरण में यदि परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन हो तो नीचे की जो सूखी घास थी वो सूख गई और वृक्ष आपके बच गए। तो जो गधे जैसे आकार के थे वो अपना ऊंचाई पे उपस्थित वृक्षों के पत्तियों को नहीं खा सकते थे और भोजन की कमी से वो भूख प्यास की वजह से मर गए। नेचर ने उनका सिलेक्शन नहीं किया। और जो क्या थे, लंबी गर्दन वाले थे, लंबे टांगे वाले थे, वो जीवित रह गए, क्योंकि उनके अंदर क्या था, एक अनुकूलन था कि उनके गर्दन लंबे थे, पैर क्या थे, लंबे थे। तो नेचर ने उन्हीं को सेलेक्ट किया जिनके पास लंबे गर्दन थी या लंबे टांग। यही दोनों में अंतर था। न्यूरॉन के हिसाब से केवल एक ही तरह थे, यहाँ पे दो थे,
इनके अंदर जब परिवर्तन हुए तो छोटे टांग वाले, छोटे गर्दन वाले जिराफ मरे, बड़े वाले बच गए। ये था डार्विनवाद और लैमार्कवाद। आइए अब हम पढ़ते हैं उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण। एनसीईआरटी के बुक में कॉन्सेप्ट दिया हुआ उसको देखते हैं, समझते हैं। एनसीईआरटी ने क्या दिखाया उपार्जित लक्षण के हिसाब से। जो हम लोग दृष्टांत पढ़े थे विकास के दौरान, थर्ड जो स्थिति थी उस स्थिति के अनुसार जो लाल भृंग थे उनकी संख्या ज्यादा थी। किसी कारणवश पादप में बीमारी हो गई, पत्तियों में बीमारी होगी, पत्तियों की संख्या कम हो गई, पोषण कम मिलने लगा लाल भृंग को, तो छोटे भार वाले, कम भार वाले क्या हुए, लाल भृंग की उत्पत्ति हुई। तो जो भृंग थे छोटे छोटे लाल रंग के हो गए। लेकिन इनकी वंशागति नहीं हुई, क्योंकि जब हम लोग पौधे की बीमारी समाप्त हुई तो देखा क्या कि फिर से भारी भार वाले क्या हुए, बड़े आकार के क्या भृंग का निर्माण हुआ। जो छोटे भृंग का निर्माण हुआ, लाल जो बड़े भृंग थे उनसे यदि छोटे आकार के कम भार वाले भृंग का निर्माण हुआ तो क्या यह विकास है? नहीं, क्योंकि यदि विकास होता, परिवर्तन होता तो उनके संततियों में जाता। क्योंकि ये जो परिवर्तन था वो कायिक परिवर्तन था, केवल उनके बाहरी दैहिक गुणों में परिवर्तन था, उनके डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए उस चीज को हम विकास नहीं कहेंगे। एक बात और तथ्य है कि जब हम उसको पोषण फिर से वापस कराते हैं, पेड़ अपने से सही होता है, स्वस्थ होता है, पत्तियों की अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, पत्तियां ज्यादा मिलती हैं, तो भृंग उसको खाते हैं तो फिर वो अपने ओरिजिनल शेप को ग्रहण कर लेते। दूसरा जो एक एग्जाम्पल कहा गया है, इस बात से समझ सकते हैं प्रयोग से कि चूहे को हम लेते हैं तो जब हम उसको पालते हैं कई पीढ़ियों से तो पूंछ वाले चूहे मिलते हैं। यदि हम लोग इनके पूंछ को काटते रहें कई पीढ़ियों तक तो हमको बिना पूंछ वाले चूहे कभी भी मिलते नहीं है। इन दोनों परिवर्तनों में क्या था कि इनमें जो परिवर्तन था वो कायिक कोशिकाओं में परिवर्तन था। कायिक कोशिका में उपार्जित लक्षण थे जो वंशागत नहीं होते, न तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो क्या हुआ, कौन से लक्षण जाएंगे? वह आनुवंशिक लक्षण। इनके उपार्जित लक्षण समझ में आ गए कि उपार्जित लक्षण जो जीवन में आते हैं वो वंशागत नहीं होते हैं। दूसरा सापेक्ष क्या है आपका, आनुवंशिक लक्षण। वे लक्षण जो कायिक कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। कायिक कोशिकाओं में जो लक्षण क्या होंगे, जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। जनन कोशिकाओं में कोई विभिन्नताएं आती हैं तब वह विभिन्नताएं वंशागत होती हैं। तो कायिक लक्षण क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जबकि उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। आइए अंतर देखते हैं। जो आपके ये आपका हो गया क्या, उपार्जित लक्षण, ये हो गया आनुवंशिक लक्षण। नंबर 1 है उपार्जित लक्षण को जीवन काल के दौरान क्या अर्जित किया जाता है, जबकि आनुवंशिक जो लक्षण है वो माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होता है। मतलब वंशागति के दौरान आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जबकि उपार्जित लक्षण जीवन काल के दौरान उत्पन्न होते। नंबर 2, जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो कायिक कोशिकाओं में विभिन्नताओं के वजह से उत्पन्न होते हैं। कायिक कोशिकाओं में बदलाव होता है तब उपार्जित लक्षण बनते हैं, जबकि जो आनुवंशिक विभिन्नताओं जब होंगी तब जाकर के आनुवंशिक लक्षण का विकास। 3 है पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है कायिक कोशिकाओं में, तब जाके उपार्जित लक्षण की वृद्धि या निर्माण होती है।
जबकि आनुवंशिक लक्षण कब उत्पन्न होता है? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तब जाकर के बच्चों में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, या उत्परिवर्तन हो जाए, डीएनए में अचानक परिवर्तन हो जाए, उससे भी नए लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ये दोनों क्या होंगे? आनुवंशिक लक्षण। फोर्थ है मृत्यु के उपरांत जो कायिक लक्षण है वो उन्हीं के साथ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो जीव यदि जनन भी करते हैं तो वो जो उपार्जित लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे, अर्थात जीव के ही साथ उपार्जित लक्षण की समाप्ति हो जाती है। जबकि आनुवंशिक जो लक्षण है जनन के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में जाता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी क्या होता है? समाप्त नहीं होते, बच्चों में वो चले जाते हैं जनन के दौरान। ये हो गया आपका क्या? उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण में अंतर। धन्यवाद।